चलिए भाई, पिछली क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के अंदर हमने क्लियर कट कॉन्सेप्ट लिया था कॉपर का एग्जांपल लेके, ठीक है। अब उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाते हुए आपसे कहा जा रहा है कि अगर ये NaCl होता मोल्टन या फ्यूज्ड, क्या बोला जल्दी बताओ? अगर ये जो NaCl है ये मोल्टन या फ्यूज्ड होता तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस करने पर क्या होता? तो ये देखो, ये Na++ ये Cl- है। अगर ये NaCl है और ये Na++ Cl- है तो इस हिसाब से आप देख सकते हो ये Na+ और Cl- होगा तो कैथोड पर कौन जाता है? एट कैथोड Na+ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन लेकर के Na बनाएगा। एट एनोड कौन जाएगा? एट एनोड Cl- से क्या बनेगा? Cl2। तो यानी कैथोड पर आपके सोडियम बन जाएगा, एनोड पर आपका Cl2 बन जाएगा। वैसे भी आपको पता है कि कैटायन कैथोड पर जाता है और एनायन एनोड पर जाता है। दोबारा बोलो, कैटायन कैथोड पर जाता है और एनायन एनोड पर जाता है। दोबारा बोलो, कैटायन कैथोड पर, एनायन एनोड पर। तो ये NaCl बन जाएगा। अगर मैं यहां पर इसकी जगह NaCl एक्वस ले लूं तो आपका ये Na++ Cl- आया, लेकिन साथ ही साथ वाटर है। एक्वस है तो वाटर भी होगा और वाटर होगा तो ये OH- भी होगा। क्लियर? अब यहां पर आप देखो, जैसे ही आपने एक्वस लिया तो आपके पास दो कैटायन हो गए और दो एनायन हो गए। अब दो कैटायन और दो एनायन है तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वही पहले जाएगा। अगर आपको याद हो, ये था, यहां ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है और डाउन द सीरीज अगर हम बात करें तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। क्लियर सबको? क्या समझ में आया? ऊपर जाने पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा और नीचे आएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। अब ये Na+ और H+ में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है H वाले का ही ज्यादा होगा, क्योंकि ये तो सोडियम ऊपर है। तो यानी कि अगर मैं कैथोड की बात करूंगा तो एट कैथोड ऑब्वियस सी बात है, अब कौन जाएगा? H+, और वो H+ इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बनाएगा? H2। अब जो एट एनोड की बात कर रहे हैं तो मैं आपको डायरेक्ट डिपोजिशन ऑर्डर बताता हूं। अगर एनायन सल्फेट होगा, नाइट्रेट होगा तो OH- जाएगा, लेकिन अगर हैलाइड आयन होंगे, अगर ये हैलाइड आयन होंगे तो फिर आपके जो है वो हैलाइड आयन खुद जाएंगे। ठीक है, यहां देख करके बताओ मुझे, अब Cl- है और OH- है, डिपोजिट कौन होगा? ये मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लिखा है। आपको फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सर जब पढ़ाएंगे तो वो सर अपने आप ही आपको बता देंगे कि ये डिपोजिशन ऑर्डर आता कैसे है। ठीक है, यहां पर अभी आपको ध्यान रखना है। तो Cl- और OH- की बात करेंगे तो कौन जाएगा बताओ? यहां पर देखो Cl-, ये Cl- जाएगा और ये आपका हाफ Cl2+ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहां पर अब कैथोड में कौन सी गैस निकली? H2। एनोड में कौन सी निकली? CO2। तो यहां से ये आपका H+ गया और यहां से आपका Cl गया, अंदर क्या बच गया? NaOH। पीएच क्या हो गई? 7 से ज्यादा। पीएच अगर 7 से ज्यादा हो गई तो क्या होगा? वो बेसिक मीडियम। पीएच 7 से ज्यादा हो गई तो क्या हो गया? ये बेसिक मीडियम। क्या हो गया? ये बेसिक मीडियम। ठीक है, अब दोबारा से समझेंगे। सवाल हमसे क्या पूछेगा कि अगर मुझे सोडियम का एक्सट्रैक्शन करना है, सोडियम का, तो मैं क्या लूं? एक्वस NaCl लूं या फ्यूज्ड NaCl लूं? दोबारा बोलो, अगर मुझे सोडियम का एक्सट्रैक्शन करना है तो मैं एक्वस लूं या फ्यूज्ड लूं? तो आप आंसर देंगे फ्यूज्ड लो। अगर आप एक्वस लोगे
तो फिर H+ भी होगा, तो H+ होगा तो H2 चली जाएगी, सोडियम नहीं बनेगा। यानी कि H+ से जितने भी ऊपर वाले हैं उनको तो ले ही नहीं सकते आप एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि अगर उनका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो क्या होगा, उनका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो फिर H+ चला जाएगा, और H+ चला जाएगा तो H2 बन जाएगा, H+ चला जाएगा तो H2 बन जाएगा। नहीं आया ना समझ में? इसका मतलब कि S ब्लॉक एलिमेंट अगर आए तो उस S ब्लॉक एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन, दोबारा बोलना, S ब्लॉक एलिमेंट अगर आए तो उस S ब्लॉक एलिमेंट का जो एक्सट्रैक्शन है वो एक्सट्रैक्शन आप एक्वस सॉल्यूशन से नहीं कर सकते, वो आप एक्वस सॉल्यूशन से नहीं कर सकते, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो आपका H2 निकल जाएगी। ठीक है, तो नोट करके आप लिखोगे कि S ब्लॉक एलिमेंट का जो एक्सट्रैक्शन है वो उनके एक्वस सॉल्यूशन से नहीं कर सकते आप। ठीक है, दूसरा सवाल कि अगर आपको NaOH बनाना है तो आप क्या लेंगे, फ्यूज्ड NaCl लेंगे या मोल्टन एक्वस NaCl लेंगे? दोबारा बताओ, दोबारा बताओ। अगर आप क्या लेते हैं, फ्यूज्ड और एक्वस, तो आप बता NaOH किससे बनाओगे? तो आंसर आप दोगे NaOH एक्वस से ही बनेगा। तो अगर NaOH बनाना है तो एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करवाएं, और अगर आपको Na बनाना है, सोडियम बनाना है, तो फिर मोल्टन या फ्यूज्ड लेना पड़ेगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ माइंड में? ठीक है, अब इसका एक की पॉइंट बना लेते हैं अपन फटाफट। देखो की पॉइंट ये है कि अगर एनोड लेते हैं अपन, ये पहले कैथोड की बात करते हैं। अगर हम कैथोड लेते हैं एट कैथोड, तो अगर कैथोड लेते हैं तो कैथोड लेने पर आपको पता है कि अबव हाइड्रोजन जो भी होगा, क्या होगा जल्दी बताओ, अबव हाइड्रोजन जो भी होगा, वो अबव हाइड्रोजन जो भी होगा, तो अबव हाइड्रोजन होने पर हमेशा कौन सी गैस निकलेगी बताओ? अबव हाइड्रोजन जब भी होगा तो ये अबव हाइड्रोजन अगर होंगे तो हमेशा H2 ही बाहर आएगी, क्योंकि देख सकते हो आप H2 का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। लेकिन अगर बिलो हाइड्रोजन कोई होगा तो फिर आपका मेटल इटसेल्फ होगा। बिलो हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, फिर वो खुद डिपॉजिट होने जाएगी। एट एनोड अगर हम बात करते हैं तो देखो पॉली एटॉमिक एनायन, एट F- अगर होंगे तो O2 आएगी, और अगर Cl-, Br- और I- होंगे तो Cl2, Br2 और I2 आएगी। अगर हम Cl-, Br- और I- लेंगे तो Cl2, Br2 और I2 आएगी। क्या बोला जल्दी बताओ? अगर हम Cl-, Br- I- लेंगे तो Cl2, Br2 और I2 आएगी। क्लियर? अब इधर देखो कैसे पता चला, अभी अभी हमने लिखा था डिपोजिशन का ऑर्डर। तो डिपोजिशन का जो ऑर्डर था वो ये था, सल्फेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, Cl-, Br- और I-। तो जब OH- और Cl- होगा तो Cl2, Br- Br2, I- I2। OH- कब जाएगा? जब पॉली एटॉमिक एनायंस हो या F- हो। तो OH जब जाता है तो उसकी रिएक्शन कैसी होती है वो बता रहा हूँ आपको। ये तो 4OH जाएगा तो यहाँ बनेगा ये 2H2O + O2। 4OH- होगा तो क्या बनेगा ये 2H2O + O2। क्या बनेगा? 4OH- में 2H2O + O2। इसलिए O2 लिखी थी यहाँ पे। ठीक है, ये की पॉइंट आपका फिक्स हो गया। देखो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जब भी होंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का ज्यादा, इसलिए H2। हाइड्रोजन के नीचे वाले होंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल कम हाइड्रोजन का, इसलिए मेटल इटसेल्फ। पॉली एटॉमिक होंगे तो O2, क्योंकि OH- जाएगा, OH- का रिएक्शन ये होता है डिपोजिशन का, तो O2 गैस। और अगर हैलाइड खुद है तो Cl2, Br2, I2। ये आपका की पॉइंट हो गया इलेक्ट्रोलिसिस का। लेकिन इस की पॉइंट के अंदर एक बात बताएं आप, कोई जान नहीं है। मतलब समझते हो, की पॉइंट होता था रॉक,
मतलब की पॉइंट मतलब ऐसा धमाकेदार, मतलब एंट्री हुई और खत्म, मतलब ऐसा की पॉइंट होता था जिससे 1 मिनट में आंसर आता था और मजा आता था कि हाँ यार वाकई की पॉइंट है। तो वही चीज आपने जो सोच रहे हो मेरे दिमाग में भी वही आई। तो मैंने कहा यार ये की पॉइंट में मजा नहीं आया, लिखना है आपको वैसे ये, लेकिन अब मैं इसका दूसरा की पॉइंट बना रहा हूँ फटाफट, की पॉइंट जो असली में होता है। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा यार हाइड्रोजन से ऊपर इतने सारे एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन के नीचे एलिमेंट कम है, तो अगर मैं हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट याद कर लूँ, अगर मैं हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट्स को याद कर लूं तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। अगर मैं हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट्स को याद कर लूं तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। इसी को सोचते हुए मैंने एलिमेंट लिख लिए, कॉपर लिख लिया, Hg लिख लिया, Ag लिख लिया और Au लिख लिया। पीटी भी होता है, हम यहाँ पीटी नहीं लिखते हैं क्योंकि हमारे एक्सट्रैक्शन नहीं है था प्लेटिनम का, इसलिए मैंने ये एलिमेंट लिखे। और इन एलिमेंट को लिख करके मैंने इनका फर्स्ट लेटर ले लिया, फर्स्ट लेटर लिया CHAPA और इनको मिला दिया। जैसे ही मैंने ये मिलाया और इसको प्रोनाउंस किया तो मेरे दिमाग में खतरनाक की पॉइंट पैदा हो गया, खट से। कैसे? देखो पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है? छापा। दिमाग में खट की पॉइंट आया, बताओ क्या? छापा है तो छापा है, नहीं तो हाइड्रोजन को छापा है। क्या की पॉइंट आया जल्दी बताओ? छापा है तो छापा है, नहीं तो हाइड्रोजन को छापा है। मतलब इसका की पॉइंट का फील लो, छापा है मतलब ये एलिमेंट है, तो छापा है तो छापा है मतलब ये एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट जाएंगे, वरना हाइड्रोजन को छापा है। की पॉइंट की फील आई, छापा है मतलब यही एलिमेंट है तो यही एलिमेंट जाएंगे, और अगर इनके अलावा कोई और एलिमेंट आ गए तो हाइड्रोजन जाएगा। इसको देखते हुए मैंने तुरंत करना शुरू किया। ये आपका NaCl है, एक्वस, कैथोड और एनोड। ये ध्यान रखना एक्वस सॉल्यूशन के लिए की पॉइंट है ये, क्योंकि मॉल्टन होगा तो मॉल्टन में खुद ही जाएंगे, है ना। तो अब एक्वस सॉल्यूशन लिया मैंने, छापा है तो छापा है, नहीं तो हाइड्रोजन को छापा है। क्या है? छापा है, नहीं तो हाइड्रोजन को छापा है। और हैलाइड है तो Cl2 खुद जाएगा। अब मैं कहता हूँ NaNO3, छापा है तो छापा है, नहीं तो हाइड्रोजन को छापा, पॉलीएटॉमिक O2 CaCl2। जल्दी बताओ, छापा है तो छापा है, नहीं तो हाइड्रोजन को छापा है। छापा है क्या? नहीं, तो कौन जाएगा? H2, हेलोजन है Cl2। छापा है तो छापा है, नहीं तो हाइड्रोजन को छापा है। छापा है क्या? यस, तो कौन जाएगा? Ag। और पॉलीएटॉमिक है तो O2। ये सब एक्वस है। कोई भी लिख लो आप, खटाक से आंसर आएंगे अब आपके, कोई टेंशन नहीं है, समझिए। तो ये की पॉइंट अभी याद रखना, क्या? छापा है तो छापा है, नहीं तो हाइड्रोजन को छापा है। ठीक है। अब ये जो डी ब्लॉक होते हैं ना बीच में, इनके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। डी ब्लॉक वाला आ जाए तो इटसेल्फ, क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो उनके जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो बदलते रहेंगे, +2 में अलग, +4 में अलग, +6 में अलग। तो एलिमेंट खुद जाएगा। जैसे क्रोमियम है, अगर क्रोमियम आ गया तो ये इटसेल्फ डिपॉजिट होगा इसके एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है। तो डी ब्लॉक अगर आ जाएंगे तो डी ब्लॉक खुद जाएंगे। इसीलिए हम स्टेटमेंट ये लिखते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते एक्वस सॉल्यूशन से। क्या लिखते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते एक्वस सॉल्यूशन से। ठीक है। ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग आपका कंप्लीट। इसको अच्छे से सुनना, जिनको समझ में नहीं आया वो ढंग से समझना। छापा है तो छापा है का मतलब क्या है? ठीक है। अगला आएगा आपका जोन रिफाइनिंग। जॉन रिफाइनिंग क्या होता है इसको समझना आप। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। आप ये चीज समझो कि हम पढ़ रहे हैं प्यूरिफिकेशन।
प्यूरिफिकेशन जो होता है ना वो पर्टिकुलर नेचर पर डिपेंड करता है एलिमेंट की। तो जॉन रिफाइनिंग अगर प्यूरिफिकेशन आप करोगे तो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। तो क्या वो खास बात है जिससे कि जॉन रिफाइनिंग करेंगे, या ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी होगी जब जॉन रिफाइनिंग करेंगे? तो पहला, इसको तभी करना है जब इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन लिक्विड फेज देन सॉलिड। दोबारा बोलो, कब करेंगे? जब इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन लिक्विड देन सॉलिड। दोबारा बोलो, कब करेंगे? जब इम्प्योरिटीज आर मोर soluble in liquid phase than solid। क्लियर? दूसरा, ये बेस्ड है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन पर। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है इसको समझने के लिए एक देसी एग्जांपल दिमाग में लाओ। आप एक बर्फ की जो ट्रे होती है, आइस ट्रे, उसमें पानी डाल दो और पानी डाल के उसे फ्रीजर में रख दो। पानी डाल करके फ्रीजर में रख दिया। फ्रीजर में रखने के बाद आपने उसे देखा तो वो जम गया, यानी टेम्परेचर कम किया तो वो क्रिस्टल हो गया। अब आपने उसको बाहर निकाल लिया। जब आपने बाहर निकाला और आइस को बाहर निकाला तो टेम्परेचर हाई हो गया, तो आइस मेल्ट हो गया। मतलब अगर आप टेम्परेचर देंगे, अगर आप टेम्परेचर देंगे तो इसका मतलब ये निकलेगा, बोलो अगर आप टेम्परेचर देंगे तो इसका मतलब मेल्ट हो जाएगा, और टेम्परेचर अगर हटाएंगे तो वो वापस सॉलिडिफाई हो जाएगा। क्लियर सबको? क्या बोला जल्दी बताओ। टेम्परेचर अगर देंगे तो मेल्ट हो जाए, और टेम्परेचर हटा लो तो सॉलिडिफाई हो जाए। दूसरा, तीसरा जो था ये किसके लिए किया जाता है? अल्ट्रा प्योर मेटल्स के लिए। किसके लिए किया जाता है जल्दी बताओ? अल्ट्रा प्योर मेटल्स के लिए। दोबारा बताओ, किसके लिए किया जाता है? अल्ट्रा प्योर मेटल्स के लिए किया जाता है। अल्ट्रा प्योर मेटल्स को बोलते हैं हम हाईली प्यूरिफाइड मेटल। हाईली प्योर मेटल्स उन्हें कहते हैं जिनमें ppm में आपकी इंप्यूरिटीज होती हैं। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन में इंप्यूरिटी हो। एग्जाम्पल आपका सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम है, इंडियम है और बोरोन है। इन पांच में आपके जोन रिफाइनिंग की जाती है। दोबारा बोलो, किसमें? सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम और बोरोन। इनमें आपके जो है वो क्या की जाती है? जल्दी बोलो। सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम एंड बोरोन, इनमें आपकी क्या की जाती है? जल्दी बोलो। जॉन रिफाइनिंग मेथड। तो आप ये याद कर ले पहले 5 एलिमेंट्स, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम एंड बोरोन। इन पांचों में क्या किया जाता है? आपका जोन रिफाइनिंग। ठीक, चलिए दोबारा से शुरू करते हैं। कितनी चीजों में जोन रिफाइनिंग होगी? चलो, पहला कॉन्सेप्ट क्या था, कब करेंगे? तो सिंपल सा था, इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन लिक्विड देन सॉलिड। क्या था? इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन लिक्विड देन द सॉलिड। क्या था जल्दी बताओ? इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन लिक्विड देन सॉलिड। इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन लिक्विड देन सॉलिड। दूसरा क्या था? बेस्ड अपॉन फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। किस पर बेस्ड था ये? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। किस पर बेस्ड था? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तीसरा क्या था? अल्ट्रा प्योर मेटल्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रा प्योर मेटल होता है हाईली प्यूरिफाइड मेटल्स। हाईली प्यूरिफाइड मेटल्स मतलब जिनमें इम्प्योरिटी का कंटेंट किसमें हो? ppm में। और एग्जाम्पल आपको याद करने थे, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम और याद करो आप, ये आपके जो थे ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर्स में यूज किए जाते हैं, इसीलिए हाईली प्यूरिफाइड चाहिए होते हैं। अब इसको करते कैसे हैं ये देखने आप। सपोज आपको एक सर्कुलर हीटर लेना है। ऐसे ये एक हीटर है, इससे हीटर से पहले अपन ने क्या करा है? मेटल रोड मान लो, इसका ढक्कन खोल के इसमें मेटेलिक ओर डाल दिया जो हमने प्यूरिफाई करना है। ढक्कन बंद कर दिया। अब इस मेटल की रॉड के अंदर हमारे पास ओर है। अब इस ओर को एक हीटर से हीट करना है। ये जो डॉट 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 दिख रहा है सर्कुलर हीटर है। डॉट 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 सर्कुलर हीटर है। डॉट 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 सर्कुलर हीटर है। ये आपका एक सर्कुलर हीटर है। ये सर्कुलर हीटर जो है वो इस हिस्से को हीट करेगा। अभी तो अपने बटन चालू कर दिया। ये सर्कुलर हीटर मूवेबल है, आगे जाएगा पीछे आएगा। ऐसे
हीट कर दिया, अभी हीटिंग चल रही है। अब सोचो हीटिंग जब चल रही होगी तो इस हिस्से पे यानी यहाँ जो भी मेटालिक ओर होगा वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। जब तक वो पूरा मेल्ट नहीं हो जाता हीटर यहीं रहता है। उसके बाद अचानक से हीटर को आगे खिसका लेते हैं। ये आगे खिसकाया, अब जब आगे खिसकाएंगे तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हाई होने लग गया, यहाँ का जो ओर है वो मोल्टन फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ का ओर अगर मोल्टन फॉर्म में आना शुरू हो गया तो यहाँ से जो इम्प्योरिटी थी वो यहाँ आना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से टेम्परेचर हट गया तो ये वापस सॉलिडिफाई होना शुरू होगा। ये अगर वापस सॉलिडिफाई होना शुरू होगा ये वापस सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। तो अगर ये वापस सॉलिडिफाई होना शुरू होगा तो यहाँ से जो भी इम्प्योरिटी है वो यहाँ आ जाएगी, क्योंकि इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन लिक्विड। तो यहाँ से इम्प्योरिटी यहाँ आ जाएगी खिसक के फिर आगे खिसकाओ, आगे खिसकाएंगे तो यहाँ से फिर सॉलिडिफाई होगा। सॉलिडिफाई होगा तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से जितनी इम्प्योरिटी है वो यहाँ खिसक जाएगी। फिर एंड पार्ट पर आ जाएंगे आप, ठीक है। एंड पार्ट पर जब आ गए तो इसका मतलब क्या निकला, यहाँ भी जो इम्प्योरिटी थी वो यहाँ आ गई। क्लियर सबको? आगे बढ़ते हैं, वापस से कंटिन्यू चलेंगे। ये हीटर यहाँ पर बंद कर देंगे, फिर इसको इधर खिसकाएंगे, फिर वही प्रोसेस, फिर मेल्ट करेंगे, फिर आगे खिसकाएंगे। यहाँ से इम्प्योरिटी फिर यहाँ आएगी, यहाँ से इम्प्योरिटी फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, यहाँ आएगी। ऐसे कई बार इस प्रोसेस को करना है जिससे कि सारी इम्प्योरिटी जो है वो यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाए। धीरे धीरे बहुत बार करने के बाद सारी इम्प्योरिटीज एंड पर आ जाएगी। इस एंड पार्ट को काट के फेंक देंगे, इसको काट के फेंक दिया। काट के जब इसको फेंक दिया तो हमारे पास प्योर हो गया। इनर्ट एटमॉस्फेयर इसलिए कि जब आप उस मेटलिक ओर को अंदर से निकालेंगे तो वो ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज ना हो जाए, इसलिए अंदर एटमॉस्फेयर हम क्या रखते हैं, इनर्ट एटमॉस्फेयर। इनर्ट एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में हम मेटलिक ओर को बाहर निकालते हैं, जिससे कि हाईली प्यूरिफाइड मिलता है वो, और पीपीएम की फॉर्म में मिलता है। ये जो सर्कुलर हीटर मैंने आगे बनाया ये समझ में आया आपको? धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और ये इम्प्यूरिटियां जो डॉट 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 ये दिख रही है, ये पहले यहाँ से यहाँ खिसकी, फिर अगले वाले जोन में गई, फिर अगले वाले जोन में गई, फिर अगले जोन में गई और इकट्ठी हो गई यहाँ। तो कॉन्सेप्ट क्या था कि इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन लिक्विड फेज देन द सॉलिड। तो इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन लिक्विड देन सॉलिड, यानी यहाँ से जब वो लिक्विड हुआ तो यहाँ थी, और जब यहाँ से टेम्परेचर हटा के यहाँ ले गया हीटर को तो यहाँ क्या हो गया, वो लिक्विड होना शुरू हो गया, और यहाँ टेम्परेचर हट गया इसलिए वो क्या हो गया, सॉलिडिफाई। तो इस हिस्से की इम्प्योरिटी आगे, फिर आगे, फिर आगे, ठीक है। ये जोन रिफाइनिंग। अब एक सवाल पूछेगा वो आपसे, कि जब मैं सर्कुलर हीटर में हीट कर रहा हूं तो हीटिंग पर ये, या मैंने क्या करा, इस हीटर को ऐसे काट लिया, ये हीटर है, इसको काट के देख रहा हूं मैं, यहाँ पे ये लगा दिया। तो जब मैं हीट कर रहा हूं तो एक तो हीटिंग हो रही है कि ये मेटालिक ओर का सेंटर वाला पार्ट है ये मेल्ट नहीं हुआ, और एक है कि यहाँ सेंटर तक पूरा मेल्ट हो गया। क्लियर? एक तो ये कि सेंटर वाला पार्ट मेल्ट नहीं हुआ, और एक ये डॉट सेंटर तक आपका मेल्ट हो गया। दोबारा से बोलना, तो कौन सा वाला मोल्टन फॉर्म में लाएंगे, यानी कि कब तक इसको मोल्टन फॉर्म में लाना है। क्लियर? कब तक, बोलो जल्दी से, मोल्टन फॉर्म में लाना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला मोल्टन तो नहीं चलेगा, यही चलेगा, क्योंकि अगर आपने सेंटर वाले पार्ट को भी मोल्टन नहीं किया तो इस एरिया में जो इम्प्योरिटियां होंगी वो तो हटेगी नहीं ना। तो आपको तब तक हीट करना है जब तक पूरा सेंटर तक मेल्ट ना हो जाए। ये मतलब इस हीटर को मूवेबल तभी करना है जब ये पूरा यहाँ का हिस्सा मेल्ट हो जाए, फिर ही आगे खिसकाना है इसको। क्लियर? क्लियर? जोन रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग के बाद आता है वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग दो होती है, वैन अर्केल डी बोर मेथड, और दूसरा होता है मॉन्ड्स प्रोसेस। वेपर फेज रिफाइनिंग जो है उस मेथड का कॉन्सेप्ट समझना आप, कि हमारा जो मेटल है वो रिएक्ट करना चाहिए विद अवेलेबल रिएजेंट, और इम्प्योरिटी नहीं करनी चाहिए।
रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बने वो वोलेटाइल होना चाहिए, और वो वोलेटाइल होकर के उसे कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, कहीं और, समवेयर एल्स। कलेक्ट होने के बाद जो आपने कलेक्ट किया है वोलेटाइल कंपाउंड, वो शुड बी इजीली डिकम्पोजेबल, शुड बी इजीली डिकम्पोजेबल, यानी वो हीट करने पर शुड बी इजीली, यानी इजीली टूटना चाहिए, उसको वापस तोड़ा जाता है, और तोड़ने के बाद मेटल प्योर हो जाता है, और वो जो रिएक्ट करके वोलेटाइल कंपाउंड बना था उसमें से जो दूसरा पार्ट है वो वापस उड़ करके रीयूज हो जाता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये क्या रहेगा कि मेटल जो होगा रिएक्ट करना चाहिए विद अवेलेबल रिएजेंट एंड फॉर्म अ वोलेटाइल प्रोडक्ट, पहला दूसरी कंडीशन कि वो जो प्रोडक्ट है वो शुड बी इजीली डिकम्पोजेबल, ऐसा होगा तभी आपके जो है वो वेपर फेज करेंगे। अब वेपर फेज में जो पहला आएगा वो आएगा वैन अर्केल। अब जो वैन अर्केल आएगा उसमें क्या करते हैं जरा देखना, ये मेटल होती है, अवेलेबल रिएजेंट होता है यहाँ पर I2, ये मेटल अभी इम्प्योर है, ये I2 से रिएक्ट करेगा, अभी रिएक्ट करके बनाएगा मेटल आयोडाइड, और जो मेटल आयोडाइड बना ये वोलेटाइल होगा, इस वोलेटाइल को अब हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे, और ये मेटल प्लस आयोडीन बन जाएगा टूट करके। ये जो मेटल होगा वो प्योर होगा, और ये जो I2 होगा वो वापस यहाँ पर रीयूज हो जाएगा, ये जो I2 होगा ये वापस से यहाँ आकर के रीयूज हो जाएगा, ये जो I2 होगा ये I2 वापस से रीयूज हो जाएगा। इस तरह से वैन अर्केल किया जाता है। अब इसको कैसे करते हैं वो थोड़ा देसी तरीके से समझा देता हूँ। मान लो एक कंटेनर है, ऐसे ही बना रहा हूं मैं ना, यहां भी क्लिप लगा हुआ है, यहां भी क्लिप लगा हुआ है, ठीक है। यहां से हमने जो है वो इसमें आयोडीन भेजी, और आयोडीन जब भेजी तो आयोडीन से रिएक्ट करके वोलेटाइल प्रोडक्ट बना, ये वोलेटाइल प्रोडक्ट यहां से उड़ा और यहां आ गया दूसरी जगह, क्लियर। इस कंटेनर में मेटल था इम्प्योर, मैंने यहां से I2 भेज दिया अंदर और वापस से लगा दिया इसको क्लिप को, I2 गया, टेम्परेचर जो था उससे रिएक्ट करके कंपाउंड बना वोलेटाइल आयोडाइड, वो वोलेटाइल आयोडाइड उड़ा और यहां आ गया, ये आ गया। यहां पर ये आने के बाद यहाँ टंगस्टन फिलामेंट लगे होते हैं, टंगस्टन फिलामेंट पर हीट किया जाएगा, मतलब जैसे बल्ब होता है, बल्ब को जब बटन चालू करते हैं तो अचानक से हीट आना शुरू हो जाती है, टंगस्टन फिलामेंट गर्म होने लगेंगे तो हीटिंग आएगी। ये जो हीटिंग आई इस हाई टेम्परेचर पे ये टूटेगा, टूट करके मेटल बनेगा प्लस आयोडीन, तो ये टूट जाएगा, ये टूटेगा किसमें, मेटल प्लस I2, और ये जो I2 होगी ये I2 वापस रीयूज हो जाएगी, यहां से फिर से वो बटन क्लिप खोल देंगे, और अब क्लिप खोलने के बाद यहां से आपके आयोडीन आती रहेगी वापस, ठीक है, क्लियर सबको। तो यहां से वापस यहाँ आ जाएगी और ये मेटल यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक। अब अगर ये मेटल हम टाइटेनियम लेते हैं तो आपको टेम्परेचर याद करने पड़ेंगे, टाइटेनियम लेते हैं तो टाइटेनियम टेम्परेचर लेंगे ये, और यहाँ ये टेम्परेचर आएगा 1400 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट, क्लियर। तो ये आपका आ गया। एक और लेते हैं इसमें जिरकोनियम, इसके एग्जाम्पल पहले मैं ले देता हूँ। एग्जाम्पल कौन से होते हैं वैन अर्केल के, देखना, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम, थोरियम और बोरोन, इन सब का वैन अर्केल किया जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो आगे, टाइटेनियम अगर लेंगे तो Ti4 बनेगा, सॉरी, जिरकोनियम अगर लेंगे तो Zri4 बनेगा, और 1800 केल्विन पर इसको हीट किया जाता है, तो ये जिरकोनियम प्लस I2 बन जाता है।
1800 केल्विन पर इसको हीट करने पर ये जिरकोनियम प्लस I2 बन जाता है और इसे ZrI4 बोलते हैं। ये केल्विन याद रखना, वो डिग्री सेंटीग्रेड था 1400 डिग्री, ठीक। अब वैन अर्कल से जब हम इम्प्योरिटी हटाते हैं वो कौन सी हटाई जाती है, O2 और N2। वैन अर्कल से जो इम्प्योरिटी हटाई जाती है वो कौन सी हटाई जाती है बताओ, O2 एंड N2। वैन अर्कल के बाद जो आता है मॉन्स प्रोसेस, क्या आता है, मॉन्स प्रोसेस। मॉन्स प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो मॉन्स प्रोसेस निकल के लिए किया जाता है, एक ही एलिमेंट के लिए किया जा रहा है। ये क्या बोला जल्दी बताओ, निकल के लिए किया जा रहा है, एक ही एलिमेंट के लिए, है ना। इसको कैसे करते हैं देखो, अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो निकल ऑक्साइड होता है जिसका रिडक्शन कराया जाता है H2 से, और इस निकल के अंदर आयरन और कोबाल्ट की इंप्योरिटी पाई जाती है, ठीक है। ये निकल बनता है और ये आपका H2O रिड्यूस हो गया। ये निकल जो बचा, इस निकल के अंदर इंप्योरिटी किसकी बताई मैंने, Fe और कोबाल्ट की। अब इसके अंदर CO भेजा जाता है, 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्ट होकर के एक कंपाउंड बनता है NiCO4, जो आपको पता है वोलेटाइल कंपाउंड है। ये वोलेटाइल कंपाउंड को जब हम हीट करते हैं आगे 230 से 250, तो ये वापस टूट जाता है और वापस टूट करके CO बनाता है, और ये आपका CO वापस रीयूज हो जाता है। ये आपका वापस रीयूज हो गया। तो कॉन्सेप्ट जो है वो सिमिलर है टू द वैन अर्किल मेथड, बिल्कुल वैन अर्किल की तरह ही था कि अवेलेबल रिएजेंट से रिएक्ट कराया, इम्प्योरिटी रिएक्ट नहीं कर रही है, ये रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके वोलेटाइल प्रोडक्ट बनाएगा। इस वोलेटाइल प्रोडक्ट को अलग कंटेनर में हम इकट्ठा करेंगे, वहाँ हाई टेम्परेचर देंगे, हीट करेंगे तो टूट जाएगा। टूटने के बाद जो बचेगा वो बचा हुआ वापस से रीयूज हो जाएगा। ये इम्प्योर था, वो प्योर बचेगा। ठीक है, ये आपका जो है वो क्या बचा, मॉन्स प्रोसेस, ठीक। ये सारे प्रोसेस है ना वापस से आएंगे एक एक करके जब मेटल का एक्सट्रैक्शन चालू होता है। अभी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो इनके कि ऐसे ऐसे कोई प्रोसेस होते हैं, फिर आप इनको अप्लाई करोगे। जोन रिफाइनिंग ये होने के बाद अगला जो आता है वो आता है प्यूरिफिकेशन मेथड। प्यूरिफिकेशन मेथड के अंदर जो अब पढ़ रहे हैं अपन वो है ऑक्सीडेशन वाला प्यूरिफिकेशन। कौन सा वाला, ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीडेशन जो मेथड है 3 है। ये बेसिमराइजेशन, क्यूपलेशन और पॉलिंग। ऑक्सीडेशन मेथड का मतलब होता है इंप्योरिटी को ऑक्सीडाइज करके हटाना है आपको, ठीक है। ऑक्सीडेशन समझिए बात को। अब यहाँ पर जो बेसिमराइजेशन होगा वो बेसिमराइजेशन किया जाता है कास्ट आयरन, क्या बोला मैंने, कास्ट आयरन को स्टील आयरन में कन्वर्ट करने के लिए। क्या बोला जल्दी बताओ, कास्ट आयरन को स्टील आयरन में कन्वर्ट करने के लिए। तो कास्ट आयरन या यूं लिखते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कास्ट आयरन, और दूसरा प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर कॉपर। दो के लिए किया जाएगा बेसिमराइजेशन, सिर्फ कास्ट आयरन को प्यूरिफाई करने के लिए। अब ये कास्ट आयरन क्या होता है, ये क्या, ये सब पढ़ेंगे, रिलैक्स। आयरन की इम्प्योर फॉर्म है, उसका नाम है कास्ट आयरन। तो उस इम्प्योर आयरन को प्योर किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह से बेसिमराइजेशन में इम्प्योर कॉपर को प्योर किया जाता है, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे जब आयरन और कॉपर पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसकी फील नहीं आएगी, ठीक है।
क्यूपलेशन की बात करते हैं। ये देखो पीबी प्लस एजी O2। अब कॉन्सेप्ट पहले समझ ले क्यूपलेशन का, फिर आपको बात करेंगे अपन। इसको कहते हैं क्यूपल। ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? क्यूपल। और क्यूपल जो होता है वो मेड बाय बॉन एश। क्यूपल क्या होता है जल्दी बताओ? मेड बाय बॉन एश। अब ये बॉन एश क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है उसे बॉन एश कहते हैं। आप ऐसे हिंदी में मतलब निकालना, हड्डियों की राख, कि हड्डियों की राख से बनाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट होता है बॉन एश, तो उससे बनाया जाता है क्यूपल। क्यूपलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि तभी करना है जब कोई एक ऑक्सीजन एफिनिटी हायर रखता हो। तो ये हम करते हैं अर्जेंटी फेरस लेड के लिए। अर्जेंटी फेरस लेड का फॉर्मूला होता है पीबी प्लस एजी। फेरस नहीं होता इसमें बिल्कुल भी। अर्जेंटी फेरस लेड का प्यूरिफिकेशन हम क्यूपलेशन से कर सकते हैं, क्योंकि अगर एजी और लेड में आप देखोगे तो ऑक्सीजन एफिनिटी लेड की ज्यादा है। वो देखो सीरीज अपन ने पढ़ी थी ना, ली के काका ने मांगी अलमारी। तो ली के काका ने मांगी अलमारी, मनी जनरेटर कार फ्रिज सीडी को नी स्नेह, प्रभा ही कुटी होगी आज आऊं। तो लेड की ऑक्सीजन एफिनिटी सिल्वर से ज्यादा है, तो जब ऑक्सीजन भेजोगे तो लेड रिएक्ट करके पीबीओ बना देगा, और जो ये पीबीओ बनाएगा ये उड़ जाएगा पीबीओ, और यहाँ एजी रह जाएगा। ये जो एजी है ये एजी मिल गया आपको, इसलिए क्यूपलेशन किया जाता है। तो ये गोल्ड और सिल्वर के लिए किया जाएगा, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर की ऑक्सीजन एफिनिटी क्या होती है? कम, इसलिए उनका क्यूपलेशन करते हैं। ठीक, इसकी भी फील आएगी अभी जब मैं सिल्वर पढ़ाऊंगा ना डिटेल में और लेड पढ़ाऊंगा, तो क्यूपलेशन का ओरिजिनल अर्थ समझ में आएगा कि क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, अभी कम से कम इतना तो पता चला कि क्यूपलेशन कोई नाम है और इससे कोई प्यूरिफाई किया जाता है, और इससे जो प्यूरिफाई किया जाता है वो लेड, सिल्वर और गोल्ड किया जाता है। और क्यूपलेशन का कॉन्सेप्ट जो होता है वो ये होता है कि किसी एक की ऑक्सीजन एफिनिटी हायर होनी चाहिए। क्या होता है? किसी एक की ऑक्सीजन एफिनिटी हायर होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉलिंग, पॉलिंग दो के लिए करते हैं, एक इम्प्योर कॉपर और एक इम्प्योर टिन। पॉलिंग किसके लिए करते हैं बताओ? एक इम्प्योर कॉपर और एक इम्प्योर टिन। ठीक है, इन दोनों के लिए करते हैं। तो पहला हम पढ़ रहे हैं इम्प्योर कॉपर के लिए। इम्प्योर कॉपर जो होता है, उस इम्प्योर कॉपर के अंदर इम्प्योरिटी किस किस की होती है? देखो, सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी, आयरन और Cu2। सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी, आयरन और Cu2O, ये आपकी क्या है? इम्प्योरिटीज। पॉलिंग का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट रखना कि पॉलिंग तब करते हैं जब अपने ही ऑक्साइड की इम्प्योरिटी पाई जाती है। ये सवाल आता है भाई बहुत बार, क्या कब करते हैं इसको? जब अपने ही ऑक्साइड की इम्प्योरिटी पाई जाती है। दोबारा बोलो, कब करते हैं जल्दी बताओ? जब अपने ही ऑक्साइड की इम्प्योरिटी पाई जाती है। अपने ऑक्साइड की इम्प्योरिटी है इसके अंदर। ठीक है, तो पॉलिंग करेंगे। अब पॉलिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले कॉपर को उठा के कंटेनर में डाल देंगे, बड़ा सा कंटेनर है ये। इस कंटेनर का नाम यहां पर है रिवर्बरेटरी फर्नेस। इस रिवर्बरेटरी फर्नेस की जो लाइनिंग है अंदर की, वो लाइनिंग ले ली SiO2।
ये मोल्टन कॉपर पूरा का पूरा डाल दिया इसमें, सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी, आयरन और CO2, इसको हीट कर दिया। हीट करने पर ये क्या हो जाएगा, मोल्टन फॉर्म में आ जाएगा। मोल्टन फॉर्म में आगे पूरा मोल्टन है। मोल्टन होने के बाद अब इसमें हॉट ब्लास्ट एयर पास करते हैं, यहाँ पर जगह होती है हॉट ब्लास्ट एयर। यानी कि ऑक्सीजन पास करते हैं। जैसे ऑक्सीजन पास करोगे तो सल्फर, आर्सेनिक और एंटीमनी ये तो अपने जो है वो ऑक्साइड्स बना के उड़ गए। ये आयरन जो है वो नहीं उड़ेगा, आयरन Fe रिएक्ट करेगा और FeO बना देगा। ये FeO अब इस लेयर SiO2 से रिएक्ट करेगा और इससे रिएक्ट करके बनाएगा वो FeSiO3 स्लैग। क्या बनाएगा ये, FeO SiO2 से रिएक्ट करके क्या बना देगा, FeSiO3 स्लैग। ये जो स्लैग बना, इस स्लैग को आप हटा लोगे तो आप देखो ये उड़ गया, ये उड़ गया, ये उड़ गया और ये स्लैग बन गया, तो ये सब हट गए। ये हटने के बाद अब क्या बचा अंदर, सिर्फ CO2। यानी कि अब अंदर कौन है, सिर्फ CO2 इम्प्योर कॉपर के साथ। फिर इसे हीट करते हैं। अब जो हीट कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, हीटिंग होने के बाद हीट के साथ अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, ये पोल ऑफ ग्रीन वुड ले रहे हैं। पोल ऑफ ग्रीन वुड मतलब हरी लकड़ी, पोल ऑफ ग्रीन वुड मतलब हरी लकड़ी। हरी लकड़ी से इसको क्या कर रहे हैं अपन, स्टर कर रहे हैं। अब जब हरी लकड़ी से स्टर करेंगे तो हरी लकड़ी जो है उससे निकलेगी हाइड्रोकार्बन गैसेस। और उस हाइड्रोकार्बन गैस में सबसे ज्यादा कंटेंट किसका रहता है, मीथेन का। तो जो हाइड्रोकार्बन गैस निकली है उस हाइड्रोकार्बन गैस में सबसे ज्यादा कंटेंट किसका होगा, मीथेन। और जो मीथेन होगी फिर वो मीथेन इस CO2 को रिड्यूस करेगी। ये कॉपर जो है इसका नाम फिर होता है टफ पिच कॉपर और ये होता है 99.5%। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से जो बनता था उसका नाम होता है, उसका परसेंटेज होता था 99.9 और इससे मिलने वाले कॉपर का परसेंटेज कितना होता है 99.5%। कितना होता है 99.5%। दोबारा से समझेंगे अब। इम्प्योर कॉपर था, उसमें ये सारी इम्प्योरिटीज थी, इसको डाल दिया रिवर्बरेटरी फर्नेस हैविंग इनर लाइनिंग ऑफ SiO2। इसको हमने हॉट ब्लास्ट एयर पास किया, पहले तो हीट कर लिया, पूरा मोल्टन फॉर्म में आ गया। फिर हॉट ब्लास्ट एयर पास किया, हॉट ब्लास्ट एयर पास कर दिया, उड़ गया, ये उड़ गया, ये उड़ गया, ये बचा FeO बना। ये FeO इस लाइनिंग से रिएक्ट करेगा, लाइनिंग से रिएक्ट करके FeSiO3 बना लेगा, स्लैग, स्लैग हटा लिया, स्लैग हटा करके पोल ऑफ ग्रीन वुड लिया, पोल ऑफ ग्रीन वुड से स्टर किया। हाई टेम्परेचर पर आपका हाइड्रोकार्बन गैस बाहर निकली। हाइड्रोकार्बन गैस जब बाहर निकलेगी तो उसमें मेजर कंटेंट किसका होगा, मीथेन का। वो मीथेन इसको रिड्यूस करेगी और कॉपर बन जाएगा। कॉपर का नाम यहाँ पर जो होता है पॉलिंग में निकलता है उसका टफ पिच कॉपर। और ये टफ पिच कॉपर कितना परसेंट प्योर होता है 99.5%। ठीक है, इस तरह से ये कॉपर प्योर होता है। टिन की बात कर लेते हैं। इम्प्योर टिन, टिन जो होता है वो इम्प्योरिटी रखता है आपका आयरन, टंगस्टन और कॉपर, इनकी इम्प्योरिटी रहती है। और अपने ही ऑक्साइड का इम्प्योरिटी होना तो जरूरी है पॉलिंग करने के लिए। तो अपने ही ऑक्साइड की इम्प्योरिटी है यहाँ पे, है कि नहीं है, अपने ही ऑक्साइड की इम्प्योरिटी है। अब इनको हटाने के लिए फिर से क्या करते हैं, इनको हटाने के लिए फिर क्या करते हैं, ये लेते हैं आया ना, और इसके अंदर क्या करेंगे अब
इम्प्योर टिन डाल देंगे। इम्प्योरिटी डालने पर हीट कर रहे हैं इसको। हीट करने के बाद वही हॉट ब्लास्ट एयर पास करेंगे। हॉट ब्लास्ट एयर जैसे ही पास करेंगे ये अपने अपने ऑक्साइड बनाएंगे। अब की बार क्या होगा कि ये जो ऑक्साइड बनेंगे यही ऑक्साइड तुरंत स्कम फॉर्म कर लेंगे सरफेस पर। क्या आ जाएंगे? स्कम, FeO, WO2, CO, स्कम। ये जो स्कम बना, क्या बोला जल्दी बताओ मैंने? ये जो स्कम फॉर्म हुआ ये स्कम झाग होता है। झाग मतलब मक्खन जैसा। तो इससे आप स्कम से हटा लेंगे इम्प्योरिटी। तो आफ्टर रिमूवल ऑफ स्कम, अब अंदर कौन बचा? इम्प्योर टिन विद SnO2। आफ्टर रिमूवल ऑफ स्कम, ये स्कम से सारी इम्प्योरिटी हट गई। ये अब क्या बचा? इम्प्योर टिन विद SnO2। अब इसके अंदर पोल ऑफ ग्रीनवुड डालते हैं। पोल ऑफ ग्रीनवुड डाल के हाई टेम्परेचर पर इसे स्टर करते हैं। स्टर करने पर फिर से क्या बाहर निकलेगी? हाइड्रोकार्बन गैस बाहर निकलेगी। हाइड्रोकार्बन गैस के अंदर मीथेन होगा। वो मीथेन इसको रिड्यूस कर देगी। तो ये आपका टिन प्राप्त हो जाएगा इस तरह से पॉलिंग से। क्लियर सबको? आया ना? ठीक, तो बाकी नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे।